14 साल की उम्र में, 14-15 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो आप सोच लीजिए कि स्कूल में जब था 8वीं कक्षा में तो मेरा विवाह भी हो गया था, और कॉलेज में जब गया मैं तो मेरे बच्चे भी हो गए। क्योंकि मैं एक दिन जोड़ रहा था कि एमए तक, यूनिवर्सिटी तक मैंने जो पढ़ाई करी, तो मुझ पर कितना, मैं किसी हिसाब से जोड़ करके इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि 20,000 से अधिक पैसा मेरा खर्च हुआ होगा, सब मिला करके। तो वो सब चीज़ें मैंने देखी, मैंने वो संघर्ष देखा। और फिर मैं बेगूसराय में गया। बेगूसराय में अब ऐसा हुआ, उस जमाने में अपराध का वो सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था बेगूसराय जिला। वहाँ 40-45 हमारे नेतृत्व में पुलिस ने इनकाउंटर किए, बड़े बड़े कुख्यात अपराधी मारे गए 40 से 45 के आसपास। तो वो मेरे को वहाँ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहने लगे। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, भूतपूर्व डीजीपी बिहार, अभी सनातन की सेवा कर रहा हूँ। भागवत की कथा करता हूँ, रामायण की कथा करता हूँ, शिव पुराण की कथा करता हूँ, गीता पर बोलता हूँ। देश में विदेश में हर जगह सनातन धर्म का प्रचार कर रहा हूँ। बहुत दिन से मुझसे अनुरोध किया जा रहा था कि मैं अपनी पूरी जीवन गाथा बताऊं। बहुत बार, बहुत सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर और टीवी चैनल पर मेरी बात कही गई है, सुनी गई है। मैंने भी समय समय पर लोगों से शेयर किया है। मैं ये वीडियो इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि जो बच्चे नौजवान जीवन में संघर्ष कर रहे हैं उनको मेरी कहानी से थोड़ी प्रेरणा मिले, और कोई उद्देश्य नहीं। और आपके विशेष आग्रह पर और लंबे समय से आपके अनुरोध पर 6 महीने के बाद आज अपने व्यस्त समय से समय निकाल करके आपके लिए मैं एक वीडियो बनाकर भेज रहा हूँ। देखिए, बिहार तो एक पिछड़ा प्रदेश माना ही जाता है, पिछड़ा है भी। बिहार प्रदेश के शाहाबाद प्रमंडल के अंतर्गत एक बक्सर जिला है। बक्सर जिला नहीं था, अनुमंडल मुख्यालय था, 20-25 साल पहले जिला बन गया। तो इसी बक्सर जिले के एक गांव में, गेरुआ बांध गांव का नाम है, मेरा जन्म हुआ था 1961 में। और मुझे याद है बचपन में गांव में बिजली नहीं थी, सड़क नहीं थी, रोड नहीं था, अस्पताल नहीं था, स्कूल नहीं था। अब तो बिजली, सड़क, स्कूल हो गया है, अस्पताल अभी भी नहीं है। और जो जिला मुख्यालय है घर से करीब 20-22 किलोमीटर दूर है। तो काफ़ी उम्र के बाद, करीब 8 साल की आयु में पहली कक्षा में एडमिशन हुआ। अंग्रेजी स्कूल नहीं थे देहातों में, तो अब गाँव-गाँव में खुल गए। उस समय तो बड़ा मुश्किल था। गांव में स्कूल नहीं होने से 8 साल की उम्र में मेरा पहली कक्षा में नामांकन हुआ। गांव से स्कूल दूसरे गांव में जाता था, आते जाते करीब 3 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, सड़क नहीं थी। और बरसात में तो खेतों में, कीचड़ में, पानी में नंगे पाँव हम लोग जाते थे, हाथ में झोरा लेकर के, बोरा लेकर के। स्कूल के नाम पर एक झोपड़ी होती थी, एक सामने बरगद का पेड़ था, वो पेड़ तो अभी है। तो वो झोपड़ी के अंदर गुरुजी 2 ठो थे। गुरुजी लोग बैठते थे खटिया पर, खाटी चारपाई। हम लोग जमीन पर नीचे बैठते थे और अपना घर से बोरा लेकर के जाते, उस बोरे पर बैठते थे। स्लेट पेंसिल था, वो सब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। स्कूल में पक्की कोई बिल्डिंग नहीं थी, कोई बेंच डेस्क नहीं था। वहीं बैठ करके हम लोग पढ़ते थे और वहीं से पढ़ लिख करके प्राथमिक शिक्षा, माने 5वीं कक्षा तक की शिक्षा की। 6ठे स्कूल में थोड़ी और दूरी बढ़ गई, वो स्कूल थोड़ा और दूर था, तो वहाँ जाते थे हम लोग और वहाँ भी पैदल जा कर के पढ़ते लिखते थे। वैसे वैसे मेरी पढ़ाई हुई। 11 तक की पढ़ाई मेरी बक्सर में हुई। उसके बाद मैं बक्सर 8वीं कक्षा में चला आया था और वहाँ से 11वीं तक मैंने वहाँ किया। उस समय सिस्टम अलग था, 11 + 2 + 3 का सिस्टम था। अभी 10 + 2 + 3 का सिस्टम चल रहा है। 11वीं कक्षा हमने पास की बक्सर से।
बक्सर एक विद्यालय से। उसके बाद में मेरा पटना कॉलेज में नामांकन हो गया। 14 साल की उम्र में, 14-15 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। तो आप सोच लीजिए कि स्कूल में जब था 8वीं कक्षा में तो मेरा विवाह भी हो गया था, और कॉलेज में जब गया मैं तो मेरे बच्चे भी हो गए। तो नौकरी तो 86 में लगी थी। उसके पहले हमारे 3 बच्चे, 3 बेटियां हो चुकी थी। तो ये स्थिति थी। पटना कॉलेज में गया। पटना कॉलेज में मेरा एडमिशन हो गया संयोग से, और हॉस्टल में रहता था। उस समय खाने का महीने का सिर्फ 62 रुपया लगता था, दोनों समय के भोजन का। और कुल कॉलेज की फीस 8 रुपये 75 पैसे, मतलब 9 रुपये के आसपास थी महीने की। और इतना ही करीब हॉस्टल का चार्ज भी होगा। मतलब महीने में 100 रुपये महीने का खर्चा था, बस 100 रुपये महीने का खर्चा था। मतलब साल में 1200 रुपये पढ़ाई पर खर्चा था बस। इसमें किताब का खर्च अलग निकाल दीजिए, लेकिन रूटीन खर्च 1200 रुपये था। तो उस तरह से आप सोचिए कि मैं एक दिन जोड़ रहा था कि एमए तक, यूनिवर्सिटी तक मैंने जो पढ़ाई करी, तो मुझ पर कितना, मैं किसी हिसाब से जोड़ करके इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा कि 20,000 से अधिक पैसा मेरा खर्च हुआ होगा, सब मिला करके। खद्दर का 2 कुर्ता रहता था, एक पजामा रहता था, एक स्लीपर जिसको आज बोलते हैं चप्पल, वही पहन करके कॉलेज भी जाता था। कपड़ा अपने हाथ से धोता था, आयरन करने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। सुखा करके और सर के नीचे रख करके उसको फोल्ड करके सो जाते थे, तो सुबह वो आयरन हो जाता था, उसी को पहन करके जाते। तो ऐसे ऐसे मैंने इंटरमीडिएट किया। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन भी पटना कॉलेज किया। संस्कृत मेरा विषय था, उसी में मेरा ऑनर्स था। ग्रेजुएशन करने के बाद फिर मैंने पढ़ाई छोड़ दी। मुझे लगा कि घर में खेती बाड़ी, मेरे पिताजी बोले कि घर का बड़ा बच्चा था और शादीशुदा था, घर में पत्नी थी, बच्चे भी हो गए थे, बड़ी जिम्मेवारी थी, 2 छोटे भाई थे, 2 बहनों की भी शादी करनी थी, ऐसे ऐसे था। तो सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। पिताजी तो फकड़ टाइप के थे, साधु थे, उनको जिम्मेवारी से कोई मतलब नहीं था। तो सब कुछ मुझे 15 साल की उम्र में घर का एक तरह से मालिक भी हो गया था। तो बहनों की शादी करना, भाइयों की शादी करना, बहुत सारी जिम्मेदारी। तो मैंने छोड़ दिया पढ़ाई लिखाई, ग्रेजुएशन किया। उसके बाद मैं आकर गांव में खेती कराने लगा। फिर हमारे रिश्तेदार जो मेरे मेंटर भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, वो हमको लेकर के गए, बोले एमए में एडमिशन ले लो। तो उन्होंने एमए में एडमिशन करा दिया। 6 महीना मैंने क्लास किया, उसके बाद मैंने छोड़ दिया। फिर उन्होंने ही कहा कि यूपीएससी की तैयारी करो, तो मैं यूपीएससी की तैयारी में लग गया। मैंने कहीं कोचिंग नहीं की, कहीं कोचिंग करने के लिए पैसे चाहिए थे, और पटना में कोचिंग की सुविधा भी नहीं थी। एक कोचिंग चलता था ईस्ट एंड वेस्ट नाम से, लेकिन कोचिंग, किताब खरीदने के पैसे की कमी थी, तो कोचिंग की तो बात ही नहीं थी, तो कोचिंग नहीं किया। और अपने से रह करके पढ़ाई करता था। जिस महीने में पिताजी खर्चा नहीं दे पाते थे, तो उस 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने तक लगातार गांव में आकर कर गांव में तैयारी करता था। फिर धान गेहूं कुछ होता था, फसल बिकती थी, कुछ पैसे होते थे, फिर पटना चला जाता था, फिर 2-4 महीना रहता था। ऐसे ऐसे कि मैंने तैयारी की, और मेरा ईश्वर की कृपा से इंडियन रेवेन्यू सर्विस में 1986 में हो गया। तो मैंने ज्वाइन भी कर लिया, खुश था। लेकिन मुझे मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आती थी, गणित में कोई रुचि नहीं थी, तो बुक कीपिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है, अकाउंटेंसी की पढ़ाई करनी पड़ती है। तो मुझे लगा नहीं कि मैं ज़्यादा दिन नौकरी में चल पाऊँगा, मेरी रुचि के अनुकूल नहीं था। दोबारा दिया तो मेरा इंडियन पुलिस सर्विस में हो गया, बिहार का डर मिल गया। उसके बाद मैंने ज़रूरत नहीं समझी कि अब हमें फिर परीक्षा देनी है। बिहार का डर मिल गया तो मैं बिहार में आ गया। कहने का मतलब मैं बच्चों को ये समझाना चाहता हूँ, नौजवानों को ये समझाना चाहता हूँ कि जीवन में संघर्ष के बिना कुछ हासिल नहीं होता। बहुत संघर्ष किया हमने। कपड़े खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, किताबें खरीदने के लिए पैसा नहीं होती थी, ट्यूशन करने के लिए पैसा नहीं होता था, कोचिंग करने के लिए पैसा नहीं होता था। कभी कभी तो ऐसा होता था पटना में 2-4 दिन खाने के लिए पैसे नहीं होते थे। अगर मेस बंद हो जाए तो बाहर जाकर खाने के पैसे नहीं होते थे, नाश्ते के पैसे नहीं होते थे। सप्ताह में 1-2 दिन मुश्किल से 1-2 रुपया बचा करके एक समोसा, एक जलेबी, इस टाइप का कुछ खा लिया करते थे। तो ये जो लोग कहते हैं, जो बच्चे कहते हैं कि हमको साधन नहीं है, सुविधा नहीं है, पैसा नहीं है, इसलिए हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये एकदम कोरा बहाना है। अगर स्ट्रांग विल पावर रहे, इरादा मजबूत रहे, और एकदम
संकल्प पक्का रहे तो आदमी कठिन से कठिन परिस्थितियों में रह करके भी ऊंचाई को प्राप्त हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पुलिस में आ गया, पुलिस में आने के बाद मैं 8 जिलों में पुलिस कप्तान रहा, कई जगह डीआईजी भी रहा, आईजी रहा, एडिशनल डीजी रहा। अधिकांश समय तक मैं फील्ड में रहा और जनता से सीधा जुड़े रहने का हमको मौका मिला। कम्युनिटी पुलिसिंग जिसकी बहुत आज चर्चा होती है, कम्युनिटी पुलिसिंग के बड़े बड़े नए नए पुरोधा भी बन गए हैं, लेकिन बिना कम्युनिटी पुलिसिंग के बारे में कुछ सुने कुछ जाने, ये काम मैंने 93 से जब एसपी बना पहली बार चतरा डिस्ट्रिक्ट में जो आजकल झारखंड में, उसके बाद में 92 में, उसके बाद 93 में मैं चला है बेगूसराय एसपी बन करके 95 के अप्रैल में वहाँ से फिर जहानाबाद एसपी बन कर गया। तो पहली कप्तानी जो मिली मुझे चतरा में, वहीं से मैंने कम्युनिटी पुलिसिंग का काम शुरू कर दिया था। मैं जानता भी नहीं था, उसका नाम भी नहीं जानता था कि इसको कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं, ये भी नहीं जानता, कुछ पढ़ा भी नहीं था, कुछ सुना भी नहीं था। तो लेकिन जनता से जुड़ा रहना, जनता से संवाद करना, जनता के प्रति संवेदनशील होना, और पहली बार मैंने गरीबी भी देखी थी वो चतरा डिस्ट्रिक्ट में, कैसे वहाँ के जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं जो जंगलों में रहते हैं, किस तरह से महुआ खा करके साल के में बहुत अधिक समय तक जिंदा रहते हैं, उनको चावल दाल सब्जी भी नहीं मिलती थी। अब स्थितियाँ बहुत बदल गई। तो वो सब चीज़ें मैंने देखी, मैंने वो संघर्ष देखा, और फिर मैं बेगूसराय में गया। बेगूसराय में अब ऐसा हुआ, उस ज़माने में अपराध का वो सबसे बड़ा केंद्र हुआ करता था बेगूसराय जिला। वहाँ 40-45 हमने, हमारे नेतृत्व में पुलिस ने इनकाउंटर किए, बड़े बड़े कुख्यात अपराधी मारे गए 40 से 45 के आसपास। तो वो मेरे को वहाँ इनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहने लगे लोग, जबकि मैंने अपने हाथ से कोई इनकाउंटर नहीं किया। वो करते थे पुलिस वाले, लेकिन नाम मेरा ही होता। तो आप 93-94 का अगर अपराध आंकड़ा देखेंगे, ये बात मैं टीवी पर बोल रहा हूँ और इसको बहुत लोग सुनेंगे, बहुत लोग देखेंगे, बेगूसराय के लोग भी देखेंगे, बिहार के अधिकारी भी सुनेंगे। तो मैं कह दे रहा हूँ कि 93-94 का अगर अपराध आंकड़ा बेगूसराय का देखेंगे, अब उसके पहले बेगूसराय के अपराध आंकड़ा से उसका तुलना करेंगे, तो आपको एक जादुई फिगर मिलेगा, एकदम चमत्कार जैसा लगेगा कि मेरे जाने के बाद वहाँ चोरी मैंने डकैती बंद, किडनैपिंग बंद, रोड डकैती बंद, बैंक डकैती बंद, पेट्रोल पर लूट बंद, अपहरण बंद, रंगदारी के मामले कंप्लीटली बंद। मतलब ऐसा आश्चर्यजनक आपको डाटा मिलेगा, और इसमें मेरा कोई कमाल नहीं था, ये एकदम मैं ईमानदारी से कहता हूँ, ये मेरी कम्युनिटी पुलिसिंग का कमाल था। 400-500 गाँव में मैंने मीटिंग की थी, गांव में नौजवानों को इकट्ठा किया, बुजुर्गों को इकट्ठा किया, बुद्धिजीवियों को इकट्ठा किया, सबसे संवाद करना चाहता था, किस तरह का आप समाज बनाना चाहते हैं जहाँ अपराधियों का दबदबा हो और चौक चौराहे पर बम चलें, गोलियां चलें, लाशें गिरें, या एक शांतिपूर्ण समाज बनाना चाहते हैं जहाँ सबके चेहरे पर खुशहाली हो, मुस्कान हो। सारे लोगों ने सहयोग किया, और उनके सहयोग से, उनकी सूचना के आधार पर ही इतनी मुठभेड़ें हुई और इतनी भारी संख्या में अपराधी मारे गए। हजारों की संख्या लोगों ने डर से आत्मसमर्पण कर दिया, जेलों को चले गए और लंबे समय तक जेल में रहे। उसके बाद मैंने मध्य बिहार में अपनी सेवा दी, जहानाबाद में एसपी होकर के गया। जहानाबाद लैंड ऑफ मैसेकर कहा जाता था। आप सोच लीजिए, अभी तो उसमें से कट के अरवल जिला भी बन गया है। आप सोच लीजिए, बाथे का जनसंहार, सेनारी का जनसंहार, मियाचक का जनसंहार, और उसके पहले कई दर्जन छोटे छोटे नरसंहार, जनसंहार जहानाबाद में हुए थे। तो वहाँ हमारी पोस्टिंग हो गई 95 के शुरू में, अप्रैल में। और उस वहाँ अयारा एक गांव था, अयारा गोली कांड हुआ था, उसमें करीब 13 लोगों को उग्रपंथियों ने मार दिया था, उनके हथियार लूट लिए थे, एक बारात पर हमला किया था। रातों रात सरकार ने मेरा स्थानांतरण किया, बेगूसराय से मैं भाग करके जहानाबाद गया। और मुझे बड़ा संतोष होता है कहते हुए कि जब तक मैं जहानाबाद में रहा, एक भी कोई जनसंहार की घटना नहीं हुई, एक गांव पर हमला नहीं हुआ, कोई जनसंहार नरसंहार की घटना नहीं हुई। और इसमें भी मेरा कोई कमाल नहीं था। गांव गांव में अकेले घूम घूम करके हर पक्ष के लोगों से बात करता था, संवाद करता था, लोगों को अपने साथ जोड़ता था। इस कारण हमको बहुत सारी सूचनाएं मिलने लगी, और उसके कारण बहुत सारे जनसंहार नरसंहार की घटनाएं टाली जा सकी।
तो मैं अभी भी महसूस करता हूँ कि अगर पुलिस को सफल होना है और सही में, तो जनता से जुड़कर रहना ही पड़ेगा, जनता का सहयोग प्राप्त करना ही पड़ेगा। और जनता तभी सहयोग करेगी जब जनता को पुलिस पर विश्वास होगा। अब पुलिस पर विश्वास तभी होगा जब जनता की उम्मीदों को पुलिस खरी उतरेगी। मैं आज भी मानता हूँ कि पुलिस सिस्टम में बहुत सारी कमजोरियाँ हैं। जो शोषित हैं, दलित हैं, पीड़ित हैं, गरीब हैं, जिनका पैसा नहीं, जिनके पास पैर भी नहीं, उनकी कोई बात सुनता नहीं है। सच है ये। अगर थाना पर जाना है, पुलिस से कोई काम है, तो आपको कोई रेफरेंस चाहिए, कोई नेता बोले, कोई अधिकारी बोले, तभी आपका जायज़ काम भी होगा, नहीं तो बहुत मुसीबत है, बहुत मुसीबत है। अभी भी वही स्थिति है। डीजीपी रह करके मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन सिस्टम ऐसा बना है कि बहुत कुछ नहीं कर पाया। जब तक मैं रहा, लोग डरते तो जरूर, और बहुत राहत थी जनता को, लेकिन फिर स्थिति वैसी की वैसी है। इसमें मैं किसी को दोष नहीं देता, ये व्यवस्था का दोष है। तो मेरा जीवन संघर्ष से भरा रहा है, और मैं कभी हताश नहीं हुआ, कभी निराश नहीं हुआ। अपनी गलतियों के लिए, अपनी असफलता के लिए भी कभी मैंने किसी को दोष नहीं दिया, और यही जीवन का मूल मंत्र है। तो मैं नौजवानों से ही कहना चाहूँगा, संघर्ष करिए, संकल्प शक्ति बनाए रखिए, आत्मबल बनाए रखिए, मेहनत करिए। और अगर आपका दृढ़ निश्चय है, इरादा पक्का है, संकल्प शक्ति आपकी मजबूत है, और आप मेहनत करने लगनशील हैं, आप मेहनती हैं आप, तो आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं।